हिमाचल के बिलासपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां सड़क पर दो कारों की आमने सामने से टक्कर हो गई। यह हादसा सड़क पर रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी की वजह से हुआ, जिसे बचाने के चक्कर में सामने से आ रही कार का संतुलन बिगड़ गया और सड़क पर फिसलते हुए वो सफेद कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भिड़ने के बाद वो कार उछलते हुए 180 डिग्री पर घूम गई। इससे पहले उस सड़क पर सभी गाड़ियां सामान्य रफ्तार से गुजर रही थीं। फिर एक कार रॉन्ग साइड से निकली और धीमी रफ्तार में अपनी लेन की तरफ बढ़ी। इसी बीच सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार उसे बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गई और दूसरी कार से भिड़ गई। हादसे को देख तुरंत कई लोग वहां पहुंच गए। बताया गया कि इस हादसे में सफेद कार में सवार 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत दी और उन्हें उमस और गर्मी से छुटकारा मिला। 19 साल बाद ये पहली बार हुआ है जब मॉनसून की फुहारें इतनी देर से दिल्ली पहुंची। उम्मीद थी कि 10 जुलाई तक दिल्ली में बारिश होने लगेगी, लेकिन इसमें देर हुई। और दिल्ली एनसीआर में काले बादल 3 दिन बाद बरसे। ये बारिश दिल्ली वालों को उमस और गर्मी से राहत देने के लिए आई। आसमान से जब पानी की बूंदें जमीन पर गिरी तो बारिश का इंतजार कर रहे लोगों का दिल खुश हो गया। ऐसा हो भी क्यों ना, इस बार मॉनसून का इंतजार इतना लंबा जो रहा। बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों को आज राहत मिली है। राहत कुछ इस तरह है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। धूप और उमस ने दिल्ली के लोगों को इतना परेशान किया था कि बारिश होते ही वो सारी दिक्कतें भूलकर उसका मजा लेने लगे। कुछ लोग तो बारिश में भीगते हुए दफ्तर जाने निकल पड़े। एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब इस बारिश को। सर बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। जबकि कुछ लोगों ने बारिश में फुटबॉल खेला। उन्होंने बारिश के पानी में कूद कूद कर फुटबॉल को किक मारी और मजेदार मौसम का मजा लेने लगे। एंजॉय कर रहे हैं अपना। ठंड थोड़ा अच्छा मौसम हो गया, अब ठंडा हो गया है तो मजा आ रहा है बहुत। इस बार जुलाई में दिल्ली का मौसम मई जैसा था। यही वजह रही कि आसमान से बरसते पानी को देखकर ऐसा लगा मानो लोगों के मन की मुराद पूरी हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि वीकेंड पर मौसम फिर से खुशनुमा होगा और दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन आसमान पर बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस और गर्मी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जबरदस्त बारिश के लिए हफ्ते के अंत तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 17 से 19 जुलाई के बीच तेज बारिश का अनुमान है। इन सारी अच्छी बातों के बीच मौसम वैज्ञानिकों ने मायूसी से भरा अनुमान भी लगाया, और वो यह कि इस बार दिल्ली में मानसून के कमजोर होने का। इनका कहना है कि जून से सितंबर के बीच दिल्ली में 65 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन इस बार उससे थोड़ी कम बारिश होगी। यानी दिल्ली में बादल बरसेंगे तो जरूर, लेकिन हर साल से थोड़ा कम। वैसे दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश भी आफत ला सकती। मानसून की पहली बरसात के बाद आज ऐसा ही हुआ। वहां पानी बरसा तो हमेशा की तरह जैम और जल भराव जैसी समस्याएं सर उठाकर खड़ी हो गई और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग परेशान होने लगे। बारिश की वजह से सुहाने हुए मौसम का मजा जगह जगह भरे पानी ने किरकिरा कर दिया। दिल्ली के प्रहलादपुर में तो एक अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोग कमर तक उसमें डूब गए। काम पर जाने की मजबूरी में लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अपने सामान के साथ अंडरपास पार करते दिखे। जल भराव की ऐसी तस्वीरें दिल्ली के कई इलाकों से आईं। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली की नारायणा में, और ये पूरी सड़क का हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसमें आधे से ज्यादा सड़क जो है इस पे वाटर लॉगिंग हो चुकी है। मुनिरका में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसे पार करने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। ये पानी आने जाने वाली गाड़ियों के लिए भले ही मुसीबत बना, लेकिन गर्मी से परेशान बच्चों ने इसमें खूब मस्ती की और पानी में खेलते दिखाई दिए। धौला कुआं की सड़कों को भी मानसून की पहली बारिश ने नदी जैसा बना दिया, जिसकी वजह से वहां लंबा जाम लग गया। दिल्ली में बारिश के बाद जाम लगना कोई नई बात नहीं है, खासकर सुबह सुबह, क्योंकि उस वक्त लोग काम पर जाने के लिए घर से निकलते हैं। मानसून के दस्तक देते ही एक बार फिर वही हुआ और दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। धौला कुआं में तो बारिश की वजह से लगे जैम में गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। जरा से बारिश के बाद दिल्ली की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। गाड़ियां खराब हो जा रही हैं और उसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। इंडिया गेट और उसके आसपास भी कुछ यही हाल रहा। कुछ घंटों की बारिश ने लोगों की गाड़ियों की स्पीड पर ऐसा ब्रेक लगाया कि उनके पास जैम खुलने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। घर से समय पर निकले लोग जैम में ऐसे फंसे कि उनके लिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि वो दफ्तर कब पहुंचेंगे। बिहार के भागलपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां दिन दहाड़े एक बैंक में पिस्तौल दिखाकर 3 लाख रुपए लूट लिए गए। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक ब्रांच में 5 लुटेरे एक के बाद एक अंदर घुसते दिखाई दिए। इसके बाद बदमाशों ने कर्मचारियों को धमकाना शुरू किया और पैसे निकालने को कहा।
आरोपी पैसे ले जाने के लिए एक काले रंग का बैग भी साथ लाए थे, जिसमें वो कुछ पैसे भी रखते दिखाई दिए। इनमें एक आरोपी ने बैंक के गेट को बंद किया तो वहीं दूसरे ने पिस्तौल निकालकर बैंक कर्मचारियों को डराने की कोशिश की। 5 आदमी थे, 5 पास हथियार था, सभी के सामने काम दिए, बोले जल्दी से पैसा दे दो। बताया गया कि अपराधियों को जब लॉकर का रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने कैशियर के साथ मारपीट भी की और हथियार लहराते हुए बैंक से पैसों के साथ कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप तक लूट लिए। इस वारदात के बाद जांच पड़ताल के लिए बैंक में भारी पुलिस बल भी मौजूद नजर आया। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को कोर्ट की अवमानना करने पर पिछले हफ्ते जेल भेज दिया गया तो वहां दंगे भड़क गए। इस हिंसा में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 800 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब तो हाल यह हो गया है कि वहां सेना को सड़क पर उतरना पड़ा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगा फसाद शुरू हो गया और जेकब जुमा को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे उनके समर्थक लुटेरे बन बैठे। ऐसी लूट जिसे देखकर पुलिस का भी दिमाग खराब हो गया। सैकड़ों की भीड़ हुड़दंग मचाती रही और पुलिस बस हाथ मसलती रह गई। उसने लोगों को रोकने के लिए रबर बुलेट दागी भी तो जवाब में उसे पत्थर खाने पड़े। सिर्फ दुकानें ही नहीं, बड़े बड़े मॉल तक लूट लिए गए। उनमें भी प्रदर्शनकारियों ने छोटी मोटी चीजों पर ही हाथ साफ नहीं किया, बल्कि वॉशिंग मशीन से लेकर सोफा सेट तक उठाकर चलते बने। एक आदमी तो फ्रिज अपने सिर पर उठाकर जाता दिखाई दिया। हाथ में थैले भर भर कर भी लोग इतनी फुर्ती से भागे कि अच्छे से अच्छे रनर भी पानी भरने लगे। उन्होंने एटीएम तक को नहीं छोड़ा। जोहानिसबर्ग शहर में भी उथल पुथल मची नजर आई। वो तो जब पुलिस ने तेज धुआं और रोशनी करने वाली बंदूकें चलाईं तब जाकर लोग भागे। लूट के बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर तो एक बार को पेशेवर लुटेरे भी शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरे। दुकानों की हालत देखकर ऐसा लगा जैसे कोई तूफान वहां तबाही मचाकर निकल गया हो। हरियाणा के कैथल से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और वो पूरी तरह जलकर राख हो गई। और आग इतनी भयानक थी कि धुआं आसमान छूने लगा और कई किलोमीटर दूर तक फैल गया, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे काबू करने में जुट गए। इसमें तेल की आग है, ब्लास्ट भी हो रहे हैं, आपको सुन भी रहे होंगे आवाज इसकी। इसमें अंदर ट्रक भी खड़े, वो भी जल चुके हैं। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी जिसको बुझा पाना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा खुदाई करने वाली मशीन की मदद से पहले दीवार को तोड़ा गया, तब जाकर 3 घंटे की मेहनत के बाद इसे काबू किया जा सका। हालांकि जब तक आग को बुझाया गया तब तक फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर के घर के बाहर अच्छी खासी तादाद में किसान पहुंच गए। वहां उन्होंने जमकर हंगामा किया और बीजेपी नेता पर आरोप लगाया कि उन्होंने 3 दिन पहले हिसार में हुए किसानों के प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाओं को अश्लील इशारे किए थे, जिसकी आग उनके घर के दरवाजे तक हंगामे के रूप में पहुंच गई। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने बीजेपी नेता के घर के बाहर की गई बैरिकेडिंग को लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पहले से ही वहां पुलिस फोर्स तैनात थी। उन लोगों ने नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को वहीं रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसान भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने भी गुस्से में बैरिकेड गिरा दिए। इससे पहले उन लोगों ने बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर के खिलाफ नारे लगाते हुए रैली निकाली। इन प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। हंगामे के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब गुस्साए किसानों ने पुलिस की लाख कोशिश के बाद उनके रास्ते का कांटा बन रहे ज्यादातर बैरिकेड गिरा दिए, जिसके बाद बाकी किसानों के साथ महिलाएं भी सड़क पर गिरे बैरिकेड पर चढ़ गईं। इसका हाथ काटेंगे, फटा कोनी, ये दुर्गा का अपमान किया है। हालांकि पुलिस वालों की ताकत के आगे उनकी एक न चल सकी। वो पुलिस वाले भी किसी पहाड़ की तरह वहीं डटे रहे और उन्होंने उन लोगों को आगे बढ़ने से रोका। इस बीच मनीष ग्रोवर ने इस मामले पर अपनी सफाई दी। मेरे घर के अंदर ही बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ है, इसे किसी को लगता हो ऐसे हरकत की है तो मैं खेद। काफी देर तक यूं ही ये हंगामा चलता रहा। ऐसे में बैरिकेड पर चढ़े किसानों को रोकने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बारिश ना होने से परेशान लोगों ने गांव के ही एक आदमी को गधे पर बैठा दिया। गधे पर बिठाने के लिए गांव की सरपंच के पति को चुना गया और पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ उसकी यात्रा निकाली गई। इस जुलूस में गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल रहे। गांव में घुमाने के बाद सरपंच के पति को गधे पर बिठाकर शमशान ले जाया गया और वहां की परिक्रमा करवाई गई।
गांव वालों ने ये सब बारिश के लिए किया। ये सारा तामझाम दिन के वक्त किया गया और शाम को वहाँ बारिश हो गई। बारिश को देख लोगों के चेहरे खिल गए और उन्होंने इसे गधे की सवारी वाले टोटके का परिणाम माना। गधे पे बिठा के शमशान तक ले गए, जब जाके पानी गिरा, बोल लपक के पानी गिर रहा है आज यहाँ पे। बताया गया कि इस इलाके में पिछले कई दिनों से बारिश न होने की वजह से सोयाबीन की खेती करने वाले किसान परेशान थे। कोरोना के मरीजों की गिनती में कमी आने के बाद भी कोरोना से होने वाली मौतों की गिनती कम नहीं हो रही, जिसकी बड़ी वजह सामने आई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कुछ राज्यों के पहले हुई मौतों के आंकड़ों को ताज़ा आंकड़ों में जोड़े जाने की वजह से मौत का आंकड़ा लगातार बड़ा बना हुआ है। 24 घंटों में देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा जब 2000 के पार पहुंचा, तब जाकर ये बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक 12 जुलाई को हुई 2020 मौतों में अकेले मध्य प्रदेश के 1431 मरीजों की मौत का आंकड़ा शामिल है। लेकिन ये 1431 मौतें मध्य प्रदेश में 24 घंटों में नहीं हुई, बल्कि ये मौतें पहले हुई थी, जिनकी जानकारी राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पहले नहीं दी गई थी। पहले बिहार ने भी दूसरी लहर में हुई मौतों के कुछ आंकड़े कुछ दिन बाद जारी किए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र भी कई दिनों से पहले हुई मौतों के आंकड़ों को ताज़ा आंकड़ों में धीरे धीरे जोड़ रहा है। माना जा रहा है कि जब राज्यों में बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हुई, तब पूरे आंकड़े केंद्र सरकार को इन राज्यों की तरफ से नहीं दिए गए और किन्हीं वजहों से, और उन्हीं आंकड़ों को अब राज्य केंद्र सरकार को धीरे धीरे बताकर अपना बैकलॉग हटा रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी दावा किया कि मरीजों में कमी आने के साथ मौत भी कम हो रही है, लेकिन पुराना डेटा अब जोड़ने की वजह से मौत का आंकड़ा ज्यादा दिख रहा। As the cases are declining, the deaths are also declining, but because there is data harmonization, data adjustment, data being put, which may have not been made available earlier on, so you should see that. But overall trend, the cases are declining, the deaths are declining. उद्धव सरकार पर जासूसी का आरोप लगाने वाले नाना पटोले ने सफाई दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव सरकार पर दिए अपने बयान पर सफाई दी। एक दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस पार्टी की जासूसी करवा रही है। हमारा जो स्टेटमेंट है, कैसा मिलाकर उसको गलत पेश करना और उससे ये करना, ये आपने देखा है। कांग्रेस आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र में और एक नंबर की पार्टी बनने जा रही है, तो बहुत लोगों को उसकी तकलीफ है। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल भी सामने आए। MVA गवर्नमेंट इज स्ट्रांग एंड स्टेबल। लेकिन शिवसेना चुप नहीं बैठी। उसने नाना पटोले के उस बयान पर तंज कस दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का कद बढ़ रहा है। प्रभाव बढ़ाने के लिए कांग्रेस का नाना पटोले जी को राष्ट्रीय जिम्मेदारी अगर मिलती है तो देश में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और मेजबान इंग्लैंड के बीच शाम 6:30 बजे तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की इस सीरीज में दोनों ही टीमें फिलहाल 1-1 की बराबरी पर हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को कोरोना से ठीक होने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इसके बाद उन दोनों को वापस सीतापुर जेल भेज दिया गया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य में अब तक 1 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस काम को सफल बनाने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो वहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर अदालत ने केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मानसून की पहली बारिश हुई, लेकिन वहां थोड़ी देर के लिए बरसे पानी ने कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। एक तरफ बारिश से लोगों को राहत मिली तो दूसरी तरफ उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि कुछ इलाकों में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि उन्हें देखकर ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि बारिश ज्यादा देर तक नहीं हुई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़कों का नामो निशान मिटा नजर आया। यही नहीं, सरसावा जाने वाला हाईवे भी पानी से लबालब भर गया। वहां सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी पानी में आधी डूब गईं। परेशानी तो उन लोगों को भी उठानी पड़ी जो किसी नदी के आसपास मौजूद इलाके में बसे हैं। बारिश के बाद वो नदियां भी उफान पर आ गईं। इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें 2 लोग पानी में बंद हो चुकी मोटरसाइकिल को सैलाब के बीच धक्का देते दिखाई दिए। यूरोप के देश जॉर्जिया में एक पत्रकार की मौत ने वहां के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हिलाकर रख दी। वहां लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने अपनी संसद पर ही धावा बोल दिया।
असल में पिछले हफ्ते जॉर्जिया में समलैंगिकों के एक प्रदर्शन में विरोधी गुट के लोगों ने खूब हिंसा की। यहां तक कि मीडिया के कई लोगों को भी पीट दिया गया, जिनमें मरने वाला पत्रकार भी शामिल था। यही वजह रही कि इंसाफ मांगने के लिए हजारों लोगों ने संसद के बाहर डेरा डाल दिया। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों के साथ हुई हिंसा के लिए अपने प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया और उनका इस्तीफा मांग लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद इस हंगामे की आंच संसद के अंदर तक जा पहुंची। मरने वाले पत्रकार के न्यूज चैनल के मालिक ने सांसदों से मिलने की कोशिश की तो उनकी संसद में मौजूद सुरक्षा कर्मियों से तीखी बहस भी हुई और धक्का मुक्की भी, लेकिन फिर भी उन्हें खदेड़ दिया गया। मीडिया को संसद में घुसने की इजाजत नहीं मिली तो विपक्ष के एक सांसद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन उन्हें भी सदन के अंदर दाखिल होने के लिए नाकों चने चबाने पड़े। बड़ी खींचतान के बाद वो सदन में घुस तो गए, लेकिन फिर इतना बवाल हुआ कि विपक्षी और सत्ताधारी पार्टी के सांसद आपस में भिड़ बैठे। यहाँ तक कि विपक्षी सांसद का ब्लेजर किनारे से फटा नजर आया और आखिरकार उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अहमदाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक ऑटो ड्राइवर सड़क पर स्टंट करता नजर आया। इस दौरान वहां से कई लोग भी गुजर रहे थे, लेकिन वो किसी की परवाह किए बगैर स्टंट करता रहा। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया जिसमें वो अपने ऑटो को सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर दौड़ाता हुआ नजर आया। उसकी इस हरकत से वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। तो वहीं बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर के स्टंट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कई निचले इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ का पानी भरने से डूबने की कगार पर पहुंच गए। वहां के लोगों के पास अब आने जाने के लिए एक ही सहारा है, वो है नाव, जिनकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि सड़कों और उन पर चलने वाली गाड़ियों के बारे में सोचना ही बेमानी होगा। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें लोगों के आशियाने पानी में डूबे नजर आए। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी तालाब के बीचों बीच बने हो। केवल मकान ही नहीं, वहां खड़ी गाड़ियां भी पानी में समा गईं। चाहे वो कार हो, बस हो या फिर सामान ढोने वाली गाड़ी हो या ट्रक हो, सब पानी से घिरे दिखे। जहां कभी गाड़ियां चलती थीं, लोग पैदल टहलते हुए कहीं भी चले जाते थे, वहां के लोगों के लिए अब नाव से आना जाना मजबूरी बन गया। जाने आने में सबसे ज्यादा परेशानी है। 50 रुपया, कोनो 100 रुपया नाव वाला लेता है। उन लोगों की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि नाव से सफर के लिए उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग वहां के रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच गई है। 4 दिन पहले लगी इस आग को बुझाने के लिए वहां दमकल की कई टीमें उतारी गई, लेकिन 4 दिन बाद भी आग को नहीं बुझाया जा सका। वहां से सामने आई तस्वीरों में रात के वक्त कैलिफोर्निया के जंगल आग की लपटों में घिरे नजर आए। फायर ब्रिगेड की कई टीमें भी आग बुझाने के काम में जुटी रही, लेकिन तेज हवाओं ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। बताया गया कि इस आग की वजह से वहां के जंगलों का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका है और अब जंगलों की आग तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए वहाँ के कई इलाकों को खाली करवाने का काम भी शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मुद्दे पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि हाई कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में उसके शव का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये डीएनए टेस्ट कमांड हॉस्पिटल में कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर सौंपने के लिए कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अभिजीत के भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम आदेश दिया। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी हिंसा से जुड़ी अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी और फिर अदालत ने एनएचआरसी को निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट की कॉपी मामले से जुड़े सभी पक्षों को मुहैया कराई जाए। मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठी। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की वकालत की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की 8 समितियों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इन लोगों ने टीएमसी नेता मुकुल रॉय को राज्य की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाने के विरोध में यह कदम उठाया। मुकुल रॉय कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर दोबारा टीएमसी में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो रूल्स है, रूल्स 302, इसका सीरियस वायलेशन हुआ है। कृति खरबंदा और विक्रांत मैसी की फिल्म 14 फेरे का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म इसी महीने की 23 तारीख को ऑनलाइन रिलीज होगी। प्लान ऐसा है कि 2 शादियां होंगी। पहले आपको अदिति के घर चलकर मेरा बाप बनना है और फिर मेरे घर पे अदिति का बाप।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए लोगों से उनके पसंदीदा विषय के बारे में पूछा। लोगों के बताए विषयों को वो 25 जुलाई को होने वाले मन की बात कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सौरव गांगुली ने अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाने की मंजूरी दे दी। इस फिल्म में सौरव गांगुली का किरदार रणबीर कपूर निभा सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। हिल स्टेशनों और बाजारों में भीड़ पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई। लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करते हुए कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन सभी के लिए जरूरी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमाम हिल स्टेशन से जिस तरह से लोगों की लापरवाही बरतने की तस्वीरें आ रही हैं, वो एक बड़े खतरे को दावत दे सकती है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने पर भी चिंता जाहिर की। कोरोना काल में लोगों को जरा सी छूट मिली, लोग उस दहशत को भुला बैठे जिस दहशत को देश ने महज कुछ ही दिनों पहले महसूस किया था। मनाली, शिमला, नैनीताल और मसूरी जैसे इलाकों में उमड़ी यही भीड़ इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता का विषय बन गई है। लोग न सिर्फ मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी भुला बैठे हैं। यही वजह रही कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने पहाड़ों पर उमड़ी इस भीड़ को लेकर अपनी गंभीर चिंता जाहिर की। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना के लगातार बदलते वेरिएंट को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन ही वायरस को हरा सकता है। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के थोड़ा नियंत्रित होने के बाद से देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आने लगी। लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिलने के बाद से ही ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग दूसरी लहर के दौरान मचे तांडव को तो भूल ही चुके हैं, ये भी भूल गए हैं कि अभी भी हर रोज करीब 40,000 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर भी पीएम मोदी ने लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सतर्कता और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी ही सबसे कारगर हथियार है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा, हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना की तीसरी लहर को गंभीरता से लेने की हिदायत दी है। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहाँ पर कुछ चूक हो रही है। यह मानसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत जैसे घनी आबादी वाले देश ने भारी तबाही झेली थी। ये लहर अभी पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुई है और ऐसे में पहाड़ों और बाजारों में लोगों की भारी भीड़ वाकई परेशान करने वाली है। शायद यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सामने आकर लोगों को आगाह करना पड़ा। कैरिबियाई देश हैती में राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए कोर्ट पहुंचे पूर्व सेनेटर को भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। वहां के राष्ट्रपति की हत्या से नाराज उनके समर्थकों ने राजधानी पोर्टो-प्रिंस में कोर्ट के बाहर खूब हंगामा किया। जहां से सामने आई तस्वीरों में कोर्ट के बाहर बीच रास्ते पर टायर जलते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने आम रास्ते पर कई टायर को आग के हवाले कर गुजर रहे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इस दौरान कोर्ट में मौजूद विपक्ष के नेता और पूर्व सेनेटर स्टीवन बिनॉयट के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे लोग वहां ड्रम की बीट पर कूदते नजर आए।
और सुनवाई के बाद बाहर निकले पूर्व सेनेटर बेनॉइट को देखते ही मीडिया कर्मियों और प्रदर्शनकारियों ने उनको घेर लिया। स्टीवन बेनॉइट के साथ तमाम सुरक्षा कर्मियों के होने के बावजूद लोग उनके साथ धक्का मुक्की करते दिखे। भीड़ से जूझते स्टीवन बेनॉइट बड़ी जद्दोजहद के बाद अपनी गाड़ी तक पहुंच सके, लेकिन प्रदर्शनकारी उनकी चलती गाड़ी के बोनेट से लेकर छत तक चढ़े नजर आए। स्टीवन के वहां से निकलने के बाद भी काफी देर तक कोर्ट के बाहर संगीत की धुन पर प्रदर्शन जारी रहा। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें शादी के मौके पर एक युवक ने जमकर हवाई फायरिंग की और ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया कि ये वीडियो 10 जुलाई का है, जिसमें एक युवक सड़क पर फायरिंग करता दिखाई दिया। यही नहीं, वो सरेआम हथियारों का प्रदर्शन करता भी नजर आया। उसने एक के बाद एक हवा में कई गोलियां दागी। वीडियो में आरोपी पहले पिस्तौल से फायरिंग करता दिखा, उसके बाद उसके एक साथी ने उसे राइफल थमा दी तो उसने राइफल से भी फायरिंग की। इस दौरान आसपास कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन वो बिना किसी की जान की परवाह किए बगैर ताबड़तोड़ फायरिंग करता रहा। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले कुछ वक्त से लगातार बारिश हो रही, लेकिन इसने उत्तराखंड के कई इलाकों में लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी। वहां के विकास नगर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ते का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। वहां कई गाड़ियां रास्ता खुलने का इंतजार करती नजर आईं। चंपावत से भी ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां एक कार पहाड़ से गिरे मलबे में ही फंस गई, जिसे निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद दी गई। गुजरात के कच्छ पोर्ट से सामने आया डराने वाला वीडियो, जहां कच्छ के पोर्ट पर ट्रेन का डिब्बा लिफ्ट करते वक्त हादसा हुआ। हादसे में एक मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गया और लाल कपड़े से लिपटे इस डिब्बे को मजदूर लिफ्ट के जरिए ऊपर खींच रहे थे। तभी लिफ्ट की चेन अचानक से टूट गई और नीचे काम कर रहे मजदूर डिब्बे के नीचे आ गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में एक मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया। महाराष्ट्र के पालघर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रोके जाने से भड़के एक सैलानी ने पुलिस वाले पर ही हमला कर दिया। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में वीकेंड कर्फ्यू लागू है। ऐसे में जब पुलिस ने उसे घूमने से रोका तो वो पुलिस वालों से ही भिड़ गया। वो आदमी वहां घूमने पहुंचा था, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लागू होने की वजह से वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे रोक दिया। बस इसी बात पर वो भड़क गया और पुलिस वालों से ही उलझ पड़ा। इस दौरान एक पुलिस वाले ने उसे खींचकर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके साथ ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक पीछे मुड़ा और तेजी से दौड़ते हुए एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया, लेकिन पुलिस वाले ने उल्टा उसे ही जमीन पर पटक दिया और फिर पैर पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। इसी बीच वहां मौजूद एक दूसरा आदमी उनके पास पहुंचा और बचाव करने लगा। हालांकि बाद में पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई, जहां पुलिस से मारपीट करने के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका पर अगले 3 से 4 दिनों में फैसला हो सकता है। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ राहुल गांधी की मुलाकात में पंजाब के संकट पर लंबी चर्चा हुई। प्रशांत किशोर के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, हरीश रावत और वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। प्रशांत किशोर की मौजूदगी इसलिए अहम है क्योंकि वो कैप्टन अमरिंदर के सलाहकार भी हैं। उन्होंने ये साफ संदेश कांग्रेस हाईकमान को दिया कि सिद्धू को डिप्टी सीएम और कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर कैप्टन अमरिंदर को कोई एतराज नहीं है। इसके साथ ही ये भी साफ किया कि अगर सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो 2 और उप मुख्यमंत्री बनाने होंगे, जिनमें एक नेता दलित समुदाय से होगा। प्रशांत किशोर ने कैप्टन खेमे के किसी हिंदू नेता को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के फायदे भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझाए, जबकि राहुल और प्रियंका सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। इसलिए दर्जनों बैठकों के बाद भी अब तक नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ कर दी। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच सिद्धू ने नया दांव खेला और अपने एक ट्वीट में आम आदमी पार्टी की तारीफ कर दी। सिद्धू ने ट्वीट में लिखा कि पंजाब के लिए जिन भी मुद्दों को वो उठाते हैं, आम आदमी पार्टी भी उन्हीं मुद्दों की बात करती है। उनका ये ट्वीट तब आया जब भगवंत मान ने उनसे बिजली कंपनियों से सरकार के लेन देन पर एक ट्वीट करने को कहा था। भी ऐस मुद्दे ते भी एक ट्वीट हो जाए हुण नवजोत सिद्धू साहब
रोज ट्वीट करते हो बिजली के समझौते आए हो जान। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स पर न्यूज 18 के सीधे सवाल से कांग्रेस नेता कन्नी काट गए। आपका अच्छा सवाल है। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर पूछ लिया कि ये मुद्दे सिद्धू को चुनाव से पहले ही याद क्यों आए। पूछना चाहता हूं, सिद्धू साहब को चुनाव के 4-6 महीने पहले ही पंजाबियत याद आती है। महाराष्ट्र के पुणे में एक दुल्हन कार के बोनट पर बैठकर शादी के मंडप में पहुंची। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जम्मू से कटरा जा रही यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस बैठक में सीएम पिनराई विजयन ने मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मुद्दे पर उनसे चर्चा की। आम आदमी पार्टी अगले साल गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। इस सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे, जहां वो पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में नोट छापने वाली प्रेस से 5 लाख रुपए गायब होने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। नासिक की सरकारी करेंसी नोट प्रेस में देश में इस्तेमाल होने वाले नोटों की छपाई होती है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां बीघा के समुद्र तट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहां इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। मस्ती में मशगूल इस भीड़ को कोरोना के नियमों का कोई भी ख्याल नहीं था और वो सब अपने कामों में लगे हुए थे। कोई वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहा था तो कोई घोड़े की सवारी कर रहा था। हालात ऐसे थे कि पुलिस को लाउडस्पीकर के जरिए उन्हें कोरोना नियमों का पालन करने की सलाह देनी पड़ी। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।